नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को कवर करते हैं। उसी कड़ी के अंदर आज अपन 4 दिसंबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अपन प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 है, वो किसने जीता है? ठीक है, पुरस्कार का नाम क्या है? एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ठीक है, इसमें आपको नर्सिंग शब्द देख के पता लग गया होगा कि ये किस में दिया जाता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। और जो 2024 का एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है वो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जीता है। किसने? मारिया विक्टोरिया जुआन ने ये किताब जीता है। ठीक है, ये कहाँ की है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये फिलीपींस की है। फिलीपींस देश की है मारिया विक्टोरिया, और इन्होंने जीता है एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ठीक है, इस अवार्ड के अंदर कितनी राशि दी जाती है? इसके अंदर राशि थोड़ा अमाउंट ज्यादा दिया जाता है, इसलिए ये कभी एग्जाम में पूछ रहे तो आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। ठीक है, 2 करोड़ की राशि दी जाती है, तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन भी ज्यादा होगा। बिल्कुल, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। 202 देशों की 78,000 नर्सों ने रजिस्टर्ड किया था इस बार। दो सौ दो देशों की 78,000 नर्सिंग स्टाफ ने इसके अंदर रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से मारिया विक्टोरिया जुआन ने यह खिताब जीता है जो कि फिलीपींस की है। और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड है एस्टन गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 2 करोड़ रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। इस बार का जो ये पुरस्कार है वो कहां पर दिया गया था? तो बेंगलुरु के अंदर इस बार इस पुरस्कार का वितरण किया गया था। कहां पर? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु जगह याद रखना, यहाँ पर इस पुरस्कार का वितरण किया था। किसने किया था? डॉक्टर आनंद मुपेन यहाँ पर थे। स्वास्थ्य मंत्री थे दिनेश गुड्डू, और एक अभिनेत्री थी सोनाली बांद्रे नाम से। ठीक है, सोनाली बांद्रे आप जानते हो। इन सब ने मिलकर बेंगलुरु के अंदर इसका वितरण किया था। नाम याद रखना पुरस्कार का, एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इस बार फिलीपींस की मारिया विक्टोरिया जुआन को यह दिया गया है। बेंगलोर के अंदर इस बार प्रोग्राम हुआ था। 202 देशों के 78,000 नर्सिंग कर्मियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था, जिसमें से मारिया विक्टोरिया जुआन विजेता घोषित रही है। राज मनचंदा का निधन हुआ है। वे किस खेल के खिलाड़ी थे या वो किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, अभी इनका 79 वर्ष की आयु के अंदर 79 वर्ष की आयु के अंदर राज मनचंदा का निधन हो गया है। ये स्क्वैश के खिलाड़ी है। किस खेल के? स्क्वैश। स्क्वैश गेम क्या होता है? आप कभी कोई होटल में, कोई कैफे में, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, वहीं बचा है अभी ये स्क्वैश गेम। वहां पर एक टेबल लगी होती है। ठीक है, उस पर अलग अलग कलर की बॉल रहती है और एक बड़ा सा डंडा रहता है, और उस टेबल पे 6 अलग अलग जगह कोने में छेद होते हैं। ठीक है, आपको उस बॉल को छेद तक पहुंचाना होता है उस स्टिक से मारकर। ठीक है, हरा हरा होता है, नीचे हरी पट्टी लगी होती है उस पर, तो उस गेम को बोला जाता है स्क्वैश गेम बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जो राज मनचंदा है वो 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, और स्क्वैश के बहुत जाने माने खिलाड़ी है भारत के। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। खेल के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार, और इनको जो राज मनचंदा है उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है स्क्वैश गेम के अंदर। इसके अलावा इनके पास 6 राष्ट्रीय खिताब है। कितने? 6 राष्ट्रीय खिताब है। 6 राष्ट्रीय खिताब भी जीत चुके हैं राज मनचंदा। 79 वर्ष की आयु के अंदर इनका निधन हुआ है, और भारतीय स्क्वैश जगत की जानी मानी हस्ती है। ये चर्चित चेहरों में से एक है। 1977 से लेकर 1982 तक तो ये इनके सामने कोई खिलाड़ी खेलता ही नहीं था। बिना खेले निर्विवाद रूप से राष्ट्रीय चैंपियन बन रखे हैं। 1977 से 1982 के अंदर सर्विसेज की टीम से ये खेलते थे, और सर्विसेज की टीम को इन्होंने 11 खिताब जितवाए थे टोटल आज तक। कितने? 11 खिताब। किस टीम को? सर्विसेज की टीम को। ठीक है, ये सर्विसेज की टीम के खिलाड़ी थे।
ठीक है, ये सर्विसेज की टीम में खेलते थे और 11 पुरस्कार, कितने, 11 पुरस्कार इन्होंने जितवाए हैं। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के अंदर कोई सा भी फैक्ट पूछा जा सकता है, पर ज़्यादा संभावना यही रहेगी कि क्वेश्चन को एज इट इज फॉर्मेट में पूछ लिया जाए कि जो राज मनचंदा है उनका निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है या किस खेल के खिलाड़ी है। तो स्क्वैश खेल के खिलाड़ी है राज मनचंदा, इनकी 79 वर्ष की उम्र के अंदर इनका निधन हुआ है। ठीक है, पहले ये सर्विसेज की टीम से खेलते थे, जिसमें सर्विसेज की टीम को इन्होंने 11 खिताब जितवाए हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है और 6 राष्ट्रीय खिताब भी इनको मिल चुके हैं। तो बहुत ही जाने माने स्क्वैश के खिलाड़ी है जिनका निधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, निधन वाले सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा किस झील पर शुरू की गई है? सबसे पहले इस परिवहन सेवा का नाम देखना आप एक बार। उबर क्या होती है आपको बताओ, उबर जानते हो, उबर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगा ना, उबर एप्लीकेशन। उबर एप्लीकेशन से अपन ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कैब मंगवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आता है, जैसे उबर, ओला, इन ड्राइव, रेपिडो, ये सब। इसी प्रकार उबर आप ऐप को जानते हो। ठीक है, शिकारा क्या है? शिकारा जम्मू कश्मीर के अंदर एक अलग प्रकार की जहाज है, ठीक है, जिसको डल झील के अंदर शुरू किया जा रहा है, जिसके अंदर पर्यटक उसके अंदर बैठ के आराम से घूम सकते हैं उस झील के अंदर। तो उबर शिकारा, अब दोनों शब्दों का मतलब समझ गए। शिकारा एक जहाज का रूप है, छोटी जहाज होती है, नौका होती है, जिससे आप डल झील के अंदर घूम सकते हो। उबर क्या है? तो उबर एप्लीकेशन है। उबर शिकारा है वो कहां पर शुरू हुआ है? डल झील के अंदर। इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन तो ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है उबर शिकारा, वो किस झील में शुरू हुई है? डल झील के अंदर। डल झील है कहां पर? जम्मू और कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, डल झील आपको ध्यान रखना है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। लो, जम्मू कश्मीर के अंदर डल झील है, वहां पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा, उबर क्या है, ओला क्या है, परिवहन सेवा प्रोवाइड करवाता है। जल के अंदर पहली परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर बन गई है। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ रहे तो अभी आपको ध्यान रखना है। अब ये उबर शिकारा क्या, इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बेसिक चीजें इस क्वेश्चन में लिखी है वो आप समझ गए। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा है, वो डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई है। ये कहां पर चलेगी? तो इसके लिए कोई अलग से उबर ने ऐप नहीं बनाया है, उसी उबर ऐप में चलेगी, जो पहले से उबर ऐप है उसके अंदर ही चलेगी। इसके अंदर 7 शिकाराओं को जोड़ा गया है। ठीक है, कितनी? इसके अंदर ये जो शिकारा है उनकी संख्या कितनी है? 7। ठीक है, यानी 7 जहाजें हैं या 7 शिकाराएं हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कोई भी पर्यटक पहले से अपनी बुकिंग करेगा कि इतनी बजे से इतनी बजे के बीच में मुझे शिकारा चाहिए, तो उसकी रेट जैसे अपन मोबाइल पे कोई बाइक करते हैं या टैक्सी करते हैं, कार करते हैं, तो जैसे उसके पैसे आते हैं उसी प्रकार उसको पैसे दिखा देंगे। फिर उसके अंदर वो ऑप्शन चुन लेगा मुझे कैश करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, उस प्रकार से। और जो ये 7 शिकाराओं के जो संचालक हैं, जिनके ये शिकाराएं हैं, उनको इस बार टैक्स नहीं देना होगा। वैसे जनरली आपको पता होना चाहिए, ओला उबर के अंदर क्या होता है, आपको एक फिक्स प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ती है उबर को, ठीक है, ओला को। लेकिन इन शिकारों वाले सिस्टम के अंदर उबर बिल्कुल फ्री में दे रहा है, कोई भी शुल्क नहीं ले रहा है। टाइम की बात की जाए तो इसके अंदर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप 10 AM टू 5 PM ये शिकाराएं चलेगी। ठीक है, तो इस मैटर को क्या था, ये उबर शिकारा शब्द क्या था, सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक शिकारा के अंदर अधिकतम कितने? 4 यात्री बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब छोटी जहाज है जिसके अंदर 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 7 शिकाराओं पर ये चलाया जाएगा, और जो शिकाराओं के मालिक होंगे उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। उबर ये चला रही है, उबर ऐप पर इसको आप बुक कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। और डल झील जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही है, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है, इसका नाम है उबर शिकारा, झील का नाम रख देना डल झील। ठीक है, इसके अलावा देखिए सांबर झील कहां पर है? राजस्थान में, जयपुर। अभी राजस्थान में आपको पता होना चाहिए जिले नए बने थे, 50 जिले हो गए थे। ठीक है, 50 जिलों के बाद की स्थिति देखी जाए तो जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है सांबर झील। नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत बड़ी झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही के अंदर है। चिल्का झील कहां पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, हिंट के रूप में लो। अब बताऊं चिल्का झील कहां पर है? ठीक है, ये हिंट है, बता देना कमेंट बॉक्स में कहां पर है। अगला क्वेश्चन, पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है,
इवेंट का नाम क्या है? दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप क्रिकेट की टूर्नामेंट है ये। T20 तो आप समझते हो, T10, T20, ODI टेस्ट, ये सब किसके होते हैं? क्रिकेट के होते हैं। दृष्टि बाधित यानी जिनको आंखों से देखने में प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी टीम है एक अलग से, ठीक है। तो उसकी महिला T20 का विश्व कप पहली बार मेजबानी भारत कर रहा है इसकी। कौन कर रहा है? पहली बार ये भारत के अंदर होने जा रहा है, ठीक है। वैसे जो विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद है, जिसको WCC बोलते हैं, WCC नहीं, WBCC बोलते हैं, वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। महिला जो दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद इसको बोलते हैं, दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद, WBCC बोलते हैं, ठीक है। इसके भी बार वार्षिक बैठक हुई थी अभी। कहां पर हुई थी? मुल्तान के अंदर हुई थी। मुल्तान कहां है जानते हो आप? पाकिस्तान। मुल्तान के अंदर इस बैठक के अंदर इस बार ये फैसला लिया गया है कि भारत है वो 2025 के अंदर, कब? 2025 के अंदर दृष्टिबाधित महिलाओं का जो T20 विश्व कप होगा उसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। अब भारत करेगा तो क्या पाकिस्तान की टीम भारत आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको बताया ना तो भारत की टीम पाकिस्तान में जा रही है क्रिकेट की, ना ही क्रिकेट की पाकिस्तान की टीम भारत में आ रही है। तो उसके लिए हाइब्रिड मॉडल पे इसको करवाएंगे। हाइब्रिड मॉडल का मतलब हुआ जो पाकिस्तान के मैच है वो नेपाल और श्रीलंका के अंदर खेले जाएंगे, बाकी के सारा जो पूरी मेजबानी होगी, मेजबानी भारत ही करेगा उसकी, लेकिन वो भारत अपने हिसाब से वहां पर मैच कंडक्ट करवाएगा। जो पाकिस्तान के मैच है उनको वहां पर कंडक्ट करवाएगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पता होना चाहिए, अब इस बार की जो पुरुषों की जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन भारत की टीम जाने से मना कर दिया भारत की टीम ने, तो अब उसको हाइब्रिड मोड पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको भी हाइब्रिड मोड पे ही करवाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। WBCC जो विश्व दृष्टिहीन क्रिकेट परिषद है, उसके मुल्तान में इस बार जो बैठक हुई थी उसके अंदर ये फैसला लिया गया है कि जो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप है उसकी मेजबानी 2025 में भारत करेगा, और इसको हम हाइब्रिड मोड पे चलाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के मैच है उसमें पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी, उनको नेपाल या श्रीलंका के अंदर अपन करवाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे दिया गया है? इंपोर्टेंट है भाई। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है श्रीनगर को। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है श्रीनगर के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो ये टैग है श्रीनगर को, वो किसने दिया है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है WCC। सर ये WCC है क्या? तो ये है विश्व शिल्प परिषद, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व शिल्प परिषद। अच्छा, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा सर इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। सर विश्व शिल्प परिषद है, उसने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का श्रीनगर को टैग क्यों दिया गया है? क्योंकि शिल्प कला के अंदर 4000 वर्षों का इतिहास है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 4000 वर्षों से शिल्प कला का काम हो रहा है। कितने? 4000 वर्षों से। इसकी वजह से श्रीनगर को यह दिया गया है, ठीक है सर। हम समझ गए क्यों दिया गया है, ये भी समझ गए, किसने दिया है ये भी समझ गए। यहाँ की शिल्प कला के अंदर सर क्या क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की शिल्प कला के अंदर यहाँ के सोल प्रसिद्ध है, यहाँ के सोल बड़े ही फेमस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की कालीन बड़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर की लुगदी बनाई जाती है, कागज की लुगदी से जो पेपर माचे बनाए जाते हैं, क्या? कागज की लुगदी लिख दो आप। लुगदी से शिल्प, इन सभी के चलते सोल हो गया, कालीन हो गया, कागज की लुगदी से जो शिल्प बनाई जाती है, इन सभी के चलते 4000 वर्षों की शिल्प कला का इतिहास रहा है श्रीनगर के अंदर, और विश्व शिल्प परिषद ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है। समझ गए? इसके अलावा यहां की, एक सेकंड, श्रीनगर की जो शिल्प कला है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव कहां का दिखा गया है? एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा फारसी प्रभाव है। यहां पर क्या है? फारसी प्रभाव। फारस का बहुत अधिक प्रभाव देखा गया है यहां पर। अच्छा, फारस का प्रभाव कैसे देखा गया है सर? 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है। कौन सी? 14वीं शताब्दी।
14वीं शताब्दी के अंदर फारस और मध्य एशियाई जो कारीगर है वो सबसे ज्यादा कहां पर आए थे, तो श्रीनगर के अंदर आए थे। ठीक है, तो यहां पर फारसी प्रभाव तो होना ही था। फिर फारसी प्रभाव का दूसरा और साक्ष्य क्या, ये तो सर आए थे, ठीक है, हो सकता है वो कारीगर तो वहां से कुछ सीख के नहीं आए होंगे, यहां सीख के उन्होंने शिल्प कला शुरू की होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए ईरान के दो शहर हैं, कौन कौन से, कसान और तबरीज। कौन से, कसान और तबरीज, दोनों के नाम याद रखना। ईरान के दो बड़े ही फेमस देश हैं, वो जो जगह हैं, ठीक है, शहर हैं, कसान और तबरीज। इनके नाम पर तो डिजाइन है श्रीनगर के अंदर, इनके नाम से डिजाइन बनाई जाती है श्रीनगर के अंदर। तो फारसी प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया है श्रीनगर की कला पर। ठीक है, जो श्रीलंका की शिल्प कला है उस पर फारसी प्रभाव देखा गया है। 4000 वर्षों से अधिक का इसका इतिहास रहा है। इसके चलते विश्व परिषद ने WCC के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट शिल्प सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है? ठीक है, अभी देखते हैं पूरा मैटर क्या है। ये जो UNCCD लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई मतलब तो होगा UNCCD ऐसे ही थोड़ी लिख दे। हिंदी में तो इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। क्या है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। इंग्लिश में क्या नाम है सर, इसको आपने इंग्लिश में लिखा है UNCCD को, तो इसका इंग्लिश में नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वर्जेशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन। इसका इंग्लिश में नाम है UNCCD। जो अपनी इस क्लास की डिटेल PDF आएगी उसके अंदर सारी चीजें अच्छे से मिल जाएगी। अगर यहाँ कोई चीज समझ में नहीं आती तो वहां देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में याद रखना संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। ठीक है, उसका ये कौन सा सम्मेलन है, कौन से क्रम का सम्मेलन है, तो ये उसकी 16वीं बैठक थी। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, COP16 बोलते हैं। 16वीं बैठक थी इसकी। कहां पर हुई है, सऊदी अरब के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। अच्छा सर, सऊदी अरब के अंदर कहां हुई है, प्रॉपर जगह बताओ तो फिर मजा आ जाए। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर भी आपको प्रॉपर जगह जाननी है, तो सऊदी अरब का एक शहर है रियाद। सऊदी अरब के रियाद के अंदर ये हुई थी। ठीक है सर, हम समझ गए। सऊदी अरब के रियाद में 16वीं बैठक हुई थी COP16 UNCCD की, यूनाइटेड नेशंस कन्वर्जेशन कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन की। कितने देश शामिल हुए थे इसके अंदर सर, इसके अंदर टोटल 197 देश प्लस भारत, टोटल 198, यानी भारत सहित कितने हुए थे, 100। ये कलर शायद दिखेगा नहीं है ना, चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये कलर दिखेगा नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, कलर अपने पास बहुत है, ये दिख जाएगा। अच्छा, ये तो यूज ले रखा है पहले, इसमें लिखते हैं, चलो एक नया कलर ट्राई करते हैं। इसके अंदर भारत सहित कितने देश शामिल हुए हैं, 198। ऐसे ही लिखो तुम यार, भारत सहित। भारत सहित 198 देशों की हिस्सेदारी रही है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा UNCCD है, उसको बनाए हुए कितने साल हो गए हैं, 30 साल हो गए, 30 वर्षों का इतिहास रहा इसका। ठीक है, और 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर ही इसका आयोजन हुआ था COP16 का। यह भी चल रही है, ये कब तक चलेगी, 13 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसको लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, सऊदी अरब के द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है ये। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सऊदी अरब के द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन भी है ये। रियाद में हुआ, सऊदी अरब के 16वीं बैठक है COP16। भारत सहित 198 देशों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। कार्य क्या होगा, कार्य वही होगा, कैसे भूमि की उर्वरकता को सही किया जाए, कैसे मरुस्थलीकरण है उसको रोका जाए, मरुस्थल फैलता जा रहा है उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों पर बहुपक्षीय बैठक हुई है। 198 देश है, जिसमें एक भारत और 197 देश दूसरे हैं। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट लगा के आप ये याद रखना, ये पहली बार है जब पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। पश्चिम एशिया के अंदर पहली बार हो रहा है। कहां पर, पश्चिम एशिया के अंदर, पश्चिम एशिया के अंदर ये पहली बार हो रहा है। फर्स्ट टाइम हो रहा है पश्चिम एशिया के अंदर, तो आपको ये भी याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त अभ्यास
हरिमो शक्ति भारत और किस देश में आयोजित हुआ, यानी किन दो देशों के मध्य हरिमो शक्ति अभ्यास हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है भारत के साथ कौन सा देश था, तो एक सेकंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भारत और मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है हरिमो शक्ति। याद रह जाएगा, हरिमो शक्ति मलेशिया और भारत के मध्य हुआ है। कब से? 2 दिसंबर से ये चल रहा है। कहां पर हो रहा है? इंपॉर्टेंट है, मलेशिया के बेटोंग कैंप में हो रहा है। मलेशिया का एक कैंप है बेटोंग कैंप। ये कहां पर है? तो ये मलेशिया में है। मलेशिया के बेटोंग कैंप के अंदर इसका आयोजन हो रहा है हरिमो शक्ति का। भारत और मलेशिया के मध्य 2 दिसंबर से ये शुरू हुआ है। इसके अंदर भारत की ओर से भारतीय सेना की जो महार रेजिमेंट है उसके 78 व्यक्ति गए हैं, और वहां से मलेशिया की जो रॉयल मलेशियाई रेजिडेंस है उसमें से 123 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास से 15 दिसंबर तक ये चलने वाला है। इसके अंदर क्या होगा, जंगल के जो इलाके हैं, जहां जहां जंगल फैला हुआ है, वहां पर जो आतंकवाद विरोधी घटनाएं हो रही है उन पर आतंकवाद विरोधी अभियान कैसे चलाए जाए उसके लिए परीक्षण दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नोट लगा के लिख लेना, कहीं पर भी लिख लेना, लेकिन इसको याद कर लेना मेरी मानो तो। ठीक है, चलो मैं नोट लगा के लिख ही देता हूं। इस बार अपन 1 तारीख को ये चीज भूल गए थे, आज वापस सामने आई तो मैंने सोचा आज अपन करवाई देते हैं। 1 दिसंबर 2024 बीएसएफ को क्या बोलते हैं आप जानते हो? बीएसएफ को क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, 60वां स्थापना दिवस मनाया है। और ये एग्जाम के अंदर क्या बार बार एग्जाम की तासीर रही है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है भारतीय वायुसेना ने हाल फिलहाल में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, उसी प्रकार पूछ ले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ है उसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 60वां स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 60वां मनाया, इसका मतलब क्या है 1965 के अंदर ये स्थापित हुई थी। कब? 1965 के अंदर बीएसएफ है वो स्थापित हुई थी। तो ध्यान रखना है 1 दिसंबर 2024 बीएसएफ ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्र सरकार ने देश भर में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की गई है? सबसे पहले तो ये जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है उनकी स्थापना क्यों की गई है, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तो इसी क्वेश्चन में मैंने लिखवा दिया है कि भाई देश भर में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र अपन स्थापित करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? संस्कृति मंत्रालय करेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय इसकी स्थापना करेगा। संस्कृति मंत्रालय कितने? 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करेगा। ठीक है, पूरे देश के अंदर 7, जिसको ZCC के नाम से शॉर्ट में जाना जाता है। ठीक है, इसमें से कुछ तो पहले से भी स्थापित है, लेकिन अब टोटल कितने हो गए? 7 हो गए हैं। कौन कौन से जगह याद रखना है? उत्तर क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय कहां पर है? पटियाला के अंदर है। दक्षिण क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय कहां पर है? तजाजतूर के अंदर है। दक्षिणी मध्य क्षेत्र का जो सांस्कृतिक केंद्र है उसका जो मुख्यालय वो कहां पर है? नागपुर के अंदर है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, उदयपुर राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? प्रयागराज के अंदर है, जहां पर कुंभ होता है, पता है। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां है? पूर्व का कोलकाता के अंदर है। और उत्तर पूर्व का जो सांस्कृतिक केंद्र है वो दीमापुर के अंदर है। तो इस प्रकार टोटल कितने? 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना करेगा संस्कृति मंत्रालय। किस लिए? भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए। तो आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से याद कर लेने हैं। ये था भाई आज 4 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर, जिसको अपन ने स्टैटिक्स जीके और डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करने की कोशिश की। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ के अंदर सारे फैक्ट अच्छे से लिखे हुए मिल जाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको मंथली मिलती है। उसके अलावा ये जो नंबर है 9887809083, आप इस पे मैसेज कर देना कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें डेली के डेली चाहिए, तो ये आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, वहां पर आपको डेली के डेली करंट अफेयर की पीडीएफ क्लास के बाद मिलती रहेगी। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इस पे मैसेज जरूर कर देना।
ये अपनी वेबसाइट है, इसको चेकआउट कर लेना, बहुत ही शानदार वेबसाइट है। और ये अपना सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इन्फ्यूजन/नोट्स के नाम से। यहाँ पर सारी जानकारी और करंट अफेयर की समरी मिलती रहती है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।